हेलो फ्रेंड्स, आई एम इम्तियाज़ अंसारी। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारा टॉपिक नेशनल इनकम चल रहा था और उसकी हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। और आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम के कुछ प्रिकॉशंस मतलब सावधानियाँ। एंड दिस क्लास विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल सेक्शन। और जब कभी भी आप येस और नो वाले रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस दी थी, तो न्यूमेरिकल और जो रीजनिंग क्वेश्चन है ना येस और नो वाले, उसके अंदर ये क्लास आपकी बहुत हेल्प करेगी। छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, तो इसको ध्यान में रखिए आप कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस वाइल वी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। तो पहली प्रिकॉशन, जैसा कि आप जानते ही हो कि पहली जो प्रिकॉशन है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ट्रांसफ़र इनकम। देखो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट, क्योंकि हमने नेशनल इनकम के तीन मेथड, वी हैव थ्री मेथड ऑफ नेशनल इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड। और मैंने आपको बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, द एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज इनकम ऑफ अनदर। किसी दूसरे का एक बंदा एक्सपेंडिचर करेगा, वो किसी और की क्या होगा, इनकम हो जाएगा। वो एक्सपेंडिचर करेगा, वो किसी और की क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड। ट्रांसफ़र इनकम, जिस ट्रांसफ़र इनकम मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र इनकम इज़ द वन साइडेड ट्रांसफ़र ऑफ इनकम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक बंदा दूसरे बंदे को केवल बस पैसे दे देता है और उसके बदले में किसी भी तरीके की कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं लेता, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र इनकम। जो ले रहा है उसके लिए है ट्रांसफ़र इनकम, और जो दे रहा है उसके लिए क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट। मान लो गवर्नमेंट बूढ़े लोगों को ओल्ड एज पेंशन देती है, तो ओल्ड एज पेंशन फॉर द गवर्नमेंट इट्स अ पेमेंट, और जिसको मिल रहा है ओल्ड एज पर्सन को, उनके लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। अब देखो, बदले में क्या उन्हें कुछ करना पड़ा क्या, इसके बदले में उन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी ओल्ड एज पर्सन्स ने, बिल्कुल नहीं दी। किसी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये इनको क्या एज्यूम किया जाता है, इनको ट्रांसफ़र की तरह एज्यूम किया जाता है। और याद रखना कि ये ट्रांसफ़र है और दीज आर नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। ना ही ये नेशनल में आएगा और ना ही ये डोमेस्टिक में आएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम। दूसरा पॉइंट है सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, देखो दोस्तों, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। न्यूमेरिकली नहीं आता, थ्योरी में आता है कि सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। हमारे पास एक कार है, एक बाइक है, हमने कुछ टाइम तक उसको चलाया, 2-3 साल, फिर हमने क्या किया, हमने उसको सेल कर दिया। और सेल करने से हमारे पास कुछ पैसा आ गया, जो हमें लगता है कि हाँ यार, हमने अपनी चीज़ को बेच दिया और सेल करने पर हमारे पास पैसा आया, ये हमारी इनकम है। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये फैक्टर इनकम नहीं है। बेशक आपने बाइक को या कार को सेल किया और सेल करने के पास आपके पास पैसा आया, तो आपने सोचा कि हाँ यार, इतना पैसा आ गया, मनी रिसीव्ड, बट दिस इज़ नॉट फैक्टर इनकम। क्यों? क्योंकि इसके बदले में आपने कोई काम नहीं किया। दूसरी ओर मेरे बच्चों, क्योंकि बाइक है, कार है, कभी तो इसका प्रोडक्शन हुआ होगा ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जिस चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुका कि नेशनल इनकम इज़ एन अकाउंट, ये एक अकाउंट है और ये 1 ईयर के लिए होता है, 1 अप्रैल से जो 31 मार्च का होता है। और इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फिस्कल ईयर में जितना भी प्रोडक्शन होता है ना, उसे उसी ईयर की नेशनल इनकम और डोमेस्टिक में इंक्लूड करेंगे। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि जो सेकेंड हैंड गुड्स है, कार है या बाइक है मान लो, ठीक है, उसका प्रोडक्शन तो उस साल के जीडीपी में, नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया था जिस साल उसका प्रोडक्शन हुआ था। मान लीजिए कार या स्कूटर का जो प्रोडक्शन है वो 2015 में हुआ था, तो उसकी इनकम तो 2015 के जीडीपी और नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गई। एक बार हो गई ना, अब कोई होगी ये। अब आपने उसको 2, 3, 4, 5 साल बाद क्या किया, आपने 2020 के अंदर उसको सेल कर दिया 5 साल बाद। अब सेल करने से जो पैसा आया आपको इनकम लगेगी, बट दिस इज नॉट फैक्टर इनकम। तो द सेल, और देखो ऐसे ही सेल का अपोजिट क्या होता है, परचेज। तो हम यूँ ऐसे भी लिखा हो सकता है, परचेज ऑफ। अगर हमने परचेज की तो हमने स्पेंड किया, और हमने स्पेंड के लिए किया तो दैट विल बी द इनकम ऑफ सम अनदर पर्सन, होगा ना ऐसा। तो फिर वो किसी और की इनकम हो जाएगी, लेकिन उसको हम फैक्टर इनकम एज्यूम नहीं करेंगे और ये नेशनल और डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होगा। मगर एक बात और ध्यान रखनी है कि सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो कमीशन होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारे डीलर होते हैं जिनका काम क्या होता है, सेकंड हैंड गुड्स को सेल एंड परचेज करना।
ठीक है। प्रॉपर्टी को भी सेल एंड परचेज करना, और वो इस सेल और परचेज के बदले में एक फिक्स परसेंट 1%, 2% या एक फिक्स अमाउंट अपना कमीशन लेते हैं। ठीक है। कमीशन इज द फैक्टर इनकम ऑफ द एजेंट। कमीशन क्या है? उस एजेंट की फैक्टर इनकम है, क्योंकि भाई वो उसके लिए मेहनत कर रहा है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो दोनों पार्टीज़ की मीटिंग कराता है, दोनों पार्टीज़ को एग्री कराता है, वो पेपर डॉक्यूमेंट्स पूरे कराता है, वो जिम्मेदारी लेता है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसकी सर्विसेज के बदले में क्या मिल रहा है उसे? कमीशन। दैट इज नेशनल इनकम एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल एज वेल एज द डोमेस्टिक इनकम। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि आपको एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने की वजह से, होने के नाते आपको शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना होता है, ये पेपर क्लेम्स होते हैं। क्या होते हैं? पेपर क्लेम्स, कागज़ के दावे, पेपर्स क्लेम्स होते हैं। पेपर क्लेम्स का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक कंपनी के 5 लाख रुपीस के शेयर्स हैं, ठीक है, तो मेरे पास एक पेपर होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि मुझे इम्तियाज़ अंसारी के पास इस कंपनी के इस टाइप्स के 5 लाख रुपीस के शेयर्स का ये ऑनर है। मतलब मेरी जो कंपनी में शेयर या पार्टनरशिप तो नहीं कहेंगे इसे, जितना मेरा शेयर है वो कितना है? ओनली 5 लाख। इस कंपनी के अंदर मेरा 5 लाख रुपीस का शेयर है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर ऑल्सो पेपर डॉक्यूमेंट्स, क्लेम्स होते हैं, ये भी पेपर डॉक्यूमेंट्स से क्लेम्स है, बट शेयर में हिस्सा होता है। देखो ध्यान रखना, शेयर भी पेपर डॉक्यूमेंट्स है, बॉन्ड्स भी और डिबेंचर भी। शेयर्स अगर आप परचेज करते हो तो आपने कंपनी में एक हिस्सा लिया, आपका इतना एक पार्ट है। अगर प्रॉफिट होगा तो आपको उसका एक पार्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिबेंचर अगर आपने परचेज किए हैं तो डिबेंचर का मतलब है आपने कंपनी को लोन दिया है। क्या दिया है? लोन। यहाँ पर आपने शेयर हिस्सा लगाया है, यहाँ पर लोन दिया है। अब लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मगर शेयर में क्या था? अगर प्रॉफिट होगा तभी उसका एक पार्ट आपको मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड मिल भी सकता है, नहीं भी, बट डिवेंचर अगर आपने परचेज किए तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह से बॉन्ड्स होते हैं, ये भी पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है, 2%, 3, 4, 5% फिक्स होती है। तो कंपनी को प्रॉफिट हो कितना भी हो उतना परसेंटेज तो इनको फिक्स मिलता ही है। ये तीनों क्या है? पेपर डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, आजकल आपने सुना होगा लोग फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत इन्वेस्ट करते हैं, और आजकल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आजकल IPL भी आ रहा है, तो IPL के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के एडवर्टीज़मेंट आते हैं, और सब में ये कहता है कि भाई ये इसमें इन्वेस्ट करना आप अपने दिमाग से करो, फाइनेंशियल रिस्क है, अपनी जिम्मेदारी पर करो, इसकी लत लग सकती है, समथिंग ऐसा कहते हैं। ये शेयर मार्केट में भी लोग पैसा लगाते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये कौन इश्यू करता है? ये बड़ी बड़ी कंपनीज। इसके थ्रू ये लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस से प्रॉफिट कमा के थोड़ा पार्ट खुद रखते हैं और थोड़ा उन लोगों को दे देते हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, किसी भी फॉर्म में लगाया है, शेयर्स में, बॉन्ड्स में या डिवेंचर्स में। ठीक है ना। तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती भी है। आपने सुना होगा सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब क्या है? सेंसेक्स क्या है? जो हमारी टॉप लीडिंग इंडियन कंपनीज है ना, उनके शेयर जहां पर लिस्टेड हैं, जिस इंडेक्स में लिस्टेड हैं, उसको कहा जाता है सेंसेक्स। सेंसेक्स का बढ़ना ये बताता है कि इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, और सेंसेक्स का कम होना, निफ्टी का कम होना ये बताता है कि भाई इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू कम हो रही है। तो देखो, लोग शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स को इसलिए भी परचेज करते हैं कि अभी परचेज कर लो, इसके प्राइस कम है, सस्ता है, जब फ्यूचर में जैसे इसके प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे ना, तब हम इसको सेल कर देंगे और हमें प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे गोल्ड के लिए लोग करते हैं, सेम ऐसा ही है, बट ये पेपर डॉक्यूमेंट से वो गोल्ड होता है। तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स आपने सस्ते में खरीदे जब इनके रेट कम पे, और कंपनी का इंडेक्स ऊपर जाता है जिससे इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आप चाहो तो आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे, आज उनकी वैल्यू 1,50,000 है। आप चाहो तो अपने शेयर्स को बेच कर 1,50,000 किसी को भी ट्रांसफ़र करके 1,50,000 ले सकते हो। अब 1,50,000 आ गया आपको, आपने लगाए कितने थे? 1 लाख आ गया, कितना? 1,50,000। आप नॉर्मली क्या कहोगे कि हाँ भाई मुझे तो 50,000 का फ़ायदा हुआ है, ये मेरी इनकम है। ठीक है ना। मगर याद रखना, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स को केवल सेल परचेज करने से जो एक्स्ट्रा इनकम आती है ना, उसे हम फैक्टर इनकम नहीं कहते।
उसे हम फैक्टर इनकम नहीं कहते, क्योंकि देखो ना, एक चीज़ हमने परचेस की, आज उसकी वैल्यू कितनी है 1 लाख, और कुछ टाइम बाद कितनी हो गई 1,50,000। अभी इसके रेफरेंस में तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हुआ। ध्यान देने वाली बात है। देखो जो आपको डिविडेंड मिल रहा है ना शेयर्स के ऊपर, आप ज़रा ध्यान से सोचना, आपने शेयर्स परचेस किए, आपकी तरह बहुत सारे लोगों ने शेयर्स परचेस किए, कंपनी ने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट में से एक हिस्सा आपको दे दिया, दैट इज़ डिविडेंड। वो फैक्टर एंड इनकम है क्योंकि उसके बदले में प्रोडक्शन हुआ। लेकिन सिर्फ सेल परचेस करने में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। इनको कहा जाता है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, इनको फाइनेंशियल एसेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको फाइनेंशियल एसेट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। और पेपर डॉक्यूमेंट्स, पेपर क्लेम होते हैं, इनके सेल परचेस को नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी वही वाली बात है कि बट शेयर्स के ऊपर क्या मिल रहा है? शेयर्स के ऊपर मिल रहा है डिविडेंड। क्या मिल रहा है? डिविडेंड, ठीक है। और बॉन्ड और डिबेंचर्स के ऊपर क्या मिल रहा है आपको? इंटरेस्ट मिल रहा है। ये जो आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये फैक्टर इनकम है, और दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल एज वेल एज द डोमेस्टिक इनकम। बात समझ गए ना, कि हमने शेयर्स खरीदे 1 लाख के, उसके ऊपर मान लो मैं 5,000 का डिविडेंड मिला, तो ये फैक्टर इनकम है क्योंकि उसके बदले में प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन हमने 1 लाख के शेयर्स को 1,20,000 या 50,000 में सेल कर दिया, एक्स्ट्रा इनकम इज नॉट फैक्टर इनकम, ठीक है ना। इसके लिए तो इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट और बताता हूँ मैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। मैंने डेप्रिसिएशन के क्लास में, डेप्रिसिएशन की क्लास में मैंने आपको कैपिटल गेन्स के बारे में बताया था। कैपिटल गेन्स का मतलब, कैपिटल का मतलब देखो मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब केवल पैसा नहीं होता। हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल का मतलब हमारी फिक्स्ड एसेट से भी होता है। हमने एक फैक्ट्री तैयार की है, हमने एक फैक्ट्री लगाई है जहाँ पर हमने मशीनरी, प्लांट्स, टूल्स, फर्नीचर, ये सब हमने लगाया है, तो ये सब हमारी क्या है? कैपिटल, ठीक है। कैपिटल गेन्स क्या होता है? देखो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जैसे शेयर्स कितने के थे 1 लाख, कितने के हो गया 1,50,000, पता है क्या है? इट इज़ ओनली इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, फाइनेंशियल एसेट्स, पेपर क्लेम्स, केवल उनकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। दिस विल बी कॉल्ड कैपिटल गेन्स। सेम मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, प्रॉपर्टी। नॉर्मली क्या होता है, लोग सेविंग करते हैं, सेविंग करने के बाद में फिर उसको किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या सोच कर करते हैं कि चलो यार आज हमने ये लैंड परचेज कर ली, कुछ साल बाद 10-5 साल बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और फिर हम इसको महंगे में बेच देंगे तो हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, सभी सोचते हैं, सभी करते हैं और हमें लगता है कि ये हमारी इनकम है, ठीक है ना। मगर अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जीडीपी क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जो हमने बनाया है, बताओ हमने लैंड आज परचेज़ की, मान लो 5 लाख की कोई हमने लैंड परचेज़ की किसी रूरल एरिया में, और 10 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख हो जाती है, तो प्रोडक्शन तो नहीं हुआ ना, लैंड तो एज इट इज़ है ना। दिस इज ओनली इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। उसकी वैल्यू क्या हो गई? केवल बढ़ गई। दिस विल बी कॉल्ड कैपिटल गेन। शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, रखे रखे इनकी वैल्यू बढ़ जाए। गोल्ड आपने परचेज किया, रखे रखे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। प्रॉपर्टी में आपने परचेज किया, वो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, कैपिटल गेन। आपकी लॉटरी लग गई, आपकी क्या हो गई? लॉटरी, या फिर आपने गैम्बलिंग, जुए के अंदर पैसा आपने जीता, ठीक है ना। और इसी तरीके ये सब गैम्बलिंग है, लॉटरी वगैरह लग गई, ये सब क्या है? कैपिटल गेन्स है। और इन्हीं से मिलती जुलती कुछ और बातें होती हैं, थेफ्ट, चोरी कर ली, तो वो इलीगल है, इसलिए भी इलीगल एक्टिविटीज़। साथ साथ याद रखना, कैपिटल गेन्स और इलीगल एक्टिविटीज़ बोथ आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वेल एज द डोमेस्टिक इनकम, ठीक है दोस्तों। तो कैपिटल गेन की बात आ जाती है। अब और कुछ बातें हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब एक और अच्छा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों। देखो आपको मैंने एक्सपेंडिचर मेथड में एक पॉइंट बताया था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बताया था? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि गवर्नमेंट सेक्टर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर मेथड का सेकंड पॉइंट है और इट इज़ द पार्ट ऑफ द नेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक, इसको शामिल किया जाएगा। मगर यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, पता है क्या? देखो गवर्नमेंट का
गवर्नमेंट क्या कंज्यूम करती है, मैंने एक तो आपको ये बताया था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट उनकी सर्विसेज ले रही है। बैंक में काम करने, गवर्नमेंट बैंक में काम करने वाले जितने भी पर्सन है, गवर्नमेंट उनसे क्या ले रही है, उनकी सर्विसेज ना। तो उनकी सर्विसेज ले रही है, तो सर्विसेज को कंज्यूम कर रही है और उनको सैलरी दे रही है, तो उनका एक्सपेंडिचर है, ये इसका पार्ट है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूँ मेरे बच्चों, जैसे ये पब्लिक गुड्स होती है ना, पब्लिक गुड्स आप जानते हैं, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज बाय कॉमन पब्लिक। कॉमन पब्लिक यूज करेगी, एक साथ यूज करेगी, रोड्स हो गए, पार्क हो गए, समझे, स्ट्रीट लाइट्स हैं, और आपके फ्लाईओवर्स हैं, नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, और पब्लिक गुड्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या कहलाता है, पब्लिक गुड्स। अगर ये प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो देखो इन पब्लिक गुड्स को यूज़ कौन करेगा, हम लोग यूज़ करेंगे। हॉस्पिटल में फ्री दी जाने वाली मेडिसिन यूज़ कौन करेगा, हम करेंगे। हमारे बिहाफ पर कौन पे कर रहा है, हमारे बिहाफ पर गवर्नमेंट। लेकिन हम इनको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट पे कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट, हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए कंजम्पशन, तो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में पब्लिक गुड्स भी आती हैं। और याद रखना, डिफेंस के ऊपर किया जाने वाला जो भी खर्चा होता है, जैसे आपका लॉ एंड ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इलेक्शन कराने होते हैं, ये जो भी खर्चा है, ठीक है ना, इन सारे डिफेंस के भी खर्चे होते हैं। कि जैसे किसी दूसरे देश से मिलिट्री कैंप आता है और वो हमारे जो सैनिक हैं उन लोगों को एक तरीके की प्रिपरेशन कराता है या उनको ट्रेनिंग वगैरह देता है ट्रेनिंग कैंप के अंदर, तो इसके ऊपर खर्चा किया जाता है। या साइंटिस्ट जो है बहुत सारे अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो उसमें कुछ खर्चे होते हैं। ये सब हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं होता, ठीक है ना दोस्तों। और इनके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी दोस्तों, इंटरमीडिएट गुड्स, याद है ना, मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी वैल्यू फाइनल गुड्स में ही इंक्लूड होती है। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि दीज वैल्यू इज़ टू बी included into the final goods and the value of the final goods is to be included in the national income, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट गुड्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था विच इज़ नाइदर सी नॉर आई, नाइदर सी नॉर आई, जो ना सी है और ना आई है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पर एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, ठीक है, बाय अ फर्म। किसने खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, फर्म ने। देखो दोस्तों, अगर यहाँ लिखा होता ना कि इंडिविजुअल ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल बाय एन इंडिविजुअल, किसने, इंडिविजुअल, व्यक्ति ने, बाय अ पर्सन, व्यक्ति ने। जैसे हमने अपने घर पर गैस सिलेंडर और इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च किया, गैस सिलेंडर फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आपके सामने, ठीक है, हमने इसके ऊपर खर्चा किया, तो ये हमारा कंजम्पशन है, नेशनल इनकम में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल पर खर्चा कौन कर रहा है, कर रहा है फर्म, और फर्म कंजम्पशन नहीं करती, कभी याद रखना। अब फर्म ये कंजम्पशन नहीं है, तो इट इज़ नाइदर कंजम्पशन। लेकिन एक बात सोचो, फर्म ने इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल पर खर्चा किया ना, क्या ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फाइनल तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल पर किया गया खर्चा है फर्म का, तो फर्म का ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर होता है, कैपिटल गुड्स के ऊपर, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। अब फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट, बिल्डिंग का है, इनको बार बार यूज़ कोई कर सकते हैं, ये तो यूज़ करते करते खत्म हो रही है। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, एंड इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम एज वेल एज द डोमेस्टिक इनकम, समझे ना दोस्तों। और मैंने इसके अलावा एक और आपको प्रॉब्लम क्लास के अंदर एक पॉइंट आपको बताया था, शॉर्ट में बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं पहले आपको बता चुका हूँ किसका पॉइंट है, वो इंटरेस्ट का। जब कभी भी हम किसी को भी लोन लेते हैं या किसी को लोन देते हैं या उससे लेते हैं, तो हमें बदले में इंटरेस्ट मिलता है या देना पड़ता है। बस इतना याद रखना बेटा कि अगर आपने लोन है ना, अगर आपने लोन कंजम्पशन के लिए लिया है, ठीक है ना, अपने कंजम्पशन के लिए इंडिविजुअल व्यक्ति ने लिया है, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, डोमेस्टिक का भी पार्ट नहीं है। और अगर आपने लोन लिया है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, या लोन दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके ऊपर दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट होगा दैट इज फैक्टर इनकम। ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ
फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट्स और नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम में, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। समझे दोस्तों? तो ये 3 मेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्लासेज है जिसके ऊपर मेरे बच्चों को रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेदर दीज आर इंक्लूडेड इन दिस और नॉट, और उसके रीज़न वगैरह होते हैं। तो ये सारी आपको हेल्प करेंगी, ठीक है ना। और नेशनल इनकम अप्रॉक्सीमेटली आप सभी क्लासेस देखिए, मैं तो आपसे ये कहता हूँ, नेशनल इनकम एक सीरियल है, एक सीरीज़ है मेरे दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप आप सभी सीरीज़ देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। बीच से उठाकर देखोगे, हाफ उठाकर देखोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मैं आपके साथ सामने आऊँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।